हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन फिनटेक। तो आज हम सीख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। ये कुछ भी नहीं होता ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो है एक टूल्स है जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज़ करता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में मार्केट में। और जो इम्पैक्ट होता है वो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है जैसे कि जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स में कौन कौन आ गए? HDFC, ICI, कोटक बैंक एंड यस बैंक, SBI। दीज आर ऑल कमर्शियल बैंक्स। और जो अभी नियुक्त हुए हैं हमारे नए आरबीआई गवर्नर, उनका नाम है संजय मल्होत्रा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिसी रेट्स? तो पॉलिसी रेट्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, पर फर्स्ट हम आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रेपो रेट्स। रेपो रेट होता है मतलब कि जो जिस दर पे कोई बैंक जैसे कि HDFC, ICI, यस बैंक और एनी अदर बैंक कैन टेक लोन फ्रॉम आरबीआई, तो उनको उसके और इसके साथ में एक चीज़ और याद रखनी पड़ती है, इनको कोलेट्रल देना पड़ता है बैंक्स को। जो कोलेट्रल होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में होता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इसमें इसका यूज़ गवर्नमेंट तब करती है मतलब कि जब वो लिक्विडिटी को डिक्रीज़ करना चाहती हो। डिक्रीज़ इन लिक्विडिटी मतलब कि पैसा खींच रही है अपने पास, और जो इकॉनमी में कम सर्कुलेशन होगा फिर कैश का। तो जैसे कि हम नीचे भी पढ़ सकते हैं रिवर्स रेपो रेट का इम्पैक्ट कैसे। अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ इन लिक्विडिटी होता है और डिक्रीज़ इन स्टॉक प्राइसेस होता है। मतलब कि पैसा रुक गया। अगर मार्केट में पैसा ही नहीं है तो मतलब कि कोई इन्वेस्ट कैसे करेगा। अब अगर डिक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज़ इन लिक्विडिटी और इंक्रीज़ इन स्टॉक प्राइसेस। सेम फॉर रेपो रेट। अगर इंक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ इन बोरोइंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट मतलब कि सीधा इम्पैक्ट हम पर ही आएगा ना। और डिक्रीज़ इन स्टॉक प्राइसेस। और जैसे कि अगर रेपो रेट को डिक्रीज़ करते तो डिक्रीज़ इन बोरोइंग कॉस्ट एंड इंक्रीज़ इन स्टॉक प्राइसेस। नाउ लेट्स गो टू CRR एंड SRR। CRR सिंपल सी बात है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि HDFC, ICICI बैंक्स डिपॉजिट लेते हैं, तो मतलब कि उन डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज अ सेफ्टी ऑफ पब्लिक। एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो बैंक कीप्स डिपॉजिट इन कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज एज रिजर्व्स। मतलब कि जो बैंक्स होते हैं ICI, HDFC, उनको अपने पास रखना पड़ता है ये कैश, और इसका वो यूज़ नहीं कर सकते। देखो स्टैट्यूटरी मतलब कि अगर आप इनको स्टडी करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने दी है कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो इनको आप स्टडी कर सकते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट तो बच गए भाई। तो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है मतलब कि ये इमरजेंसी फंड्स होते हैं ओवरनाइट। अगर किसी गवर्नमेंट बैंक को ज़रूरत पड़ती है, जैसे ICI, HDFC, इनको ज़रूरत पड़ती है तो वो ये ले सकते हैं। यस बैंक को ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को ज़रूरत पड़ सकती है तो वो ले सकते हैं। और इसकी जगह भी इनको कोलेट्रल देना पड़ता है कुछ। बैंक रेट होता है मतलब कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बट इसमें कोई कोलेट्रल नहीं होती। तो डिफरेंस क्या है रेपो रेट और बैंक रेट में? रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस इतना ही है कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओ सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई है, इसको आप थोड़ा देख लीजिए। बैंक रेट इज लॉन्ग टर्म विद नो कोलेट्रल्स। तो कुछ बच जाए क्वान्टिटेटिव ईजिंग। क्वान्टिटेटिव ईजिंग ये होता है कि मतलब कि अगर गवर्नमेंट पैसा इंजेक्ट करना चाहती है इकोनॉमी में तो वो कैसे कर सकती है। अगर उसे वो पैसा इंजेक्ट करना है, या तो वो पैसा छाप के कर सकती है, बट दैट इज़ नॉट द गुड वे टू टू पुट लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो इसके लिए वो क्वान्टिटेटिव ईजिंग करती है। ये होता क्या है मतलब कि जो आरबीआई है वो अपने जो आरबीआई के बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ उनको बाई करना शुरू कर देती है। तो जैसे ही वो बाई करना शुरू होता है तो मार्केट में पैसा जाता है विद इंटरेस्ट जो उनको पे करते हैं। तो इससे क्वांटिटिव ईजिंग होती है। क्वांटिटिव ईजिंग कब कब हुई? तो अगर हम रिसेंटली देखें तो कोविड के टाइम हुई है, और चाइना ने भी की थी, और सबसे पहले देखें तो जापान ने की थी। फर्स्ट यूज़ टू कॉम्बेट डिफ्लेशन, क्योंकि डिफ्लेशन में उनका ऐसा हुआ था कि बबल 2008 1998 1998 1980 बबल्स था। तो उस बबल में क्या हुआ था मतलब कि उनके स्टॉक प्राइसेस और रियल एस्टेट प्राइसेस काफ़ी हाई चले गए थे, और मतलब कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी जो पब्लिक की वो काफ़ी हाई चली गई थी, और उस कारण जो है एकदम क्रंच आया और सारा मार्केट बैठ गया। तो थैंक यू फॉर दिस इज़ ऑल दैट आई हैव राइट नाउ। थैंक यू, फिर मिलेंगे।